अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन चल रही थी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर, और उसमें आखिरी जो हेडिंग हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, दैट वाज ऑन टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। और उसमें हमने डीप डिस्काउंट और जीरो कूपन बॉन्ड्स या जीरो कूपन डिबेंचर्स, दो डिबेंचर्स को डिस्कस किया था। तो कोई क्वेश्चन लास्ट लेक्चर से? सोर्स ऑफ फाइनेंस में एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि हमारी ज़्यादातर मटीरियल इसमें थ्योरी है, न्यूमेरिकल बड़ा लिमिटेड सा है, जिसमें से कुछ पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं न्यूमेरिकल का। क्या पोर्शन किया न्यूमेरिकल का यहाँ पे हमने? वैल्यूएशन ऑफ डेट की वैल्यूएशन, किसी बॉन्ड की वैल्यूएशन, हमने वो न्यूमेरिकल का छोटा सा पोर्शन तक कर लिया। इसके अलावा और भी थोड़ी सी शायद कोई कैलकुलेशन आ जाए, बट मेनली ये थ्योरी है जिसमें से हमें ज़्यादा चांसेस एमसीक्यूज या छोटा 4-5 नंबर का राइट अप नोट के आ सकते हैं। कोई सवाल जी लास्ट लेक्चर से? अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ डेट इज यूरो बॉन्ड्स। यूरो बॉन्ड्स का ताल्लुक कोई यूरो करेंसी से नहीं है। हर वो बॉन्ड जो फॉरेन करेंसी में इशू किया जाए वो यूरो बॉन्ड कहलाता है। लाइक पाकिस्तान में डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड अगर इशू किए जाएं वो यूरो बॉन्ड कहलाएंगे। अमेरिका में पाउंड के बॉन्ड्स इशू किए जाएं तो वो अमेरिका में यूरो बॉन्ड्स कहलाएंगे। इंग्लैंड में यूरो करेंसी में बॉन्ड्स इशू किए जाएं तो वो भी यूरो बॉन्ड्स कहलाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड में यूरो इज फॉरेन करेंसी। तो किसी कंट्री में जब फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू किए जाते हैं उनको हम यूरो बॉन्ड्स कहते हैं। यूरो बॉन्ड्स का फ़ायदा क्या है? यूरो बॉन्ड्स क्यों किसी कंपनी को इशू करने चाहिए? पहली बात, यूरो बॉन्ड हर कंपनी इशू नहीं कर सकती। यूजुअली यूरो बॉन्ड क्योंकि यूरो बॉन्ड इशू करने का मकसद होता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना। यूरो बॉन्ड नॉर्मली इंटरनेशनल करेंसी में इशू किए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर रुपी डिनोमिनेशन में बॉन्ड इशू किए जाएंगे तो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड में सिर्फ पाकिस्तानी लोग ही इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अगर डॉलर बॉन्ड इशू किए जाएंगे तो अगर डॉलर बॉन्ड्स की रिटर्न अच्छी है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी, कोई अमेरिकन, कोई ब्रिटिश, कोई यूरोपियन, वो लोग भी डॉलर बॉन्ड खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि चूंकि इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पे एबीसी लिमिटेड को तो नहीं जानते। एबीसी लिमिटेड पाकिस्तान में है, मैं उसको जानता हूँ भाई, ये कपड़ा बनाते हैं, टेक्सटाइल बनाते हैं, अच्छा कारोबार करते हैं। वो अगर पाकिस्तान में बॉन्ड इशू करेंगे तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर उनमें पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होगा। लेकिन एबीसी लिमिटेड यूरो बॉन्ड इशू करने जाए तो अमेरिकन इन्वेस्टर को क्या पता भाई एबीसी क्या है? वो उसकी सिक्योरिटी, उस कंपनी की बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ पता नहीं है, तो वो ट्रस्ट नहीं करता। तो नॉर्मली जो यूरो बॉन्ड इशू करने के लिए आप कह लो बेसिक फीचर रहता है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि यूरो बॉन्ड या तो गवर्नमेंट से इशू करती है। जैसे पाकिस्तान में जो आखिरी दफा को बात हुई थी यूरो बॉन्ड्स की, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू की। हमने कुछ देर पहले बात की ना, गवर्नमेंट लोन लेती है, तो गवर्नमेंट ने एक तो था डॉलर लोन आईएमएफ से लेना था, एक डॉलर लोन गवर्नमेंट ने पब्लिक से ले लिया, यूरो बॉन्ड इशू कर दिए। पब्लिक से कहा हमें डॉलर में कर्जा दो, तो पाकिस्तानी लोग इनको डॉलर से उन्होंने भी कर्जा दिया। पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने भी डॉलर में इन्वेस्टमेंट की, और जो फॉरनर से उनको भी अगर रेट अट्रैक्टिव लगा कि भाई अमेरिका में बॉन्ड 4% रिटर्न दे रहा है, पाकिस्तानी बॉन्ड डॉलर का 4.2% रिटर्न दे रहा है, तो पाकिस्तानी बॉन्ड की रिटर्न ज्यादा है, वहां इन्वेस्ट कर दो। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूरो बॉन्ड्स, डॉलर के बॉन्ड इशू किए जो कि यूरो बॉन्ड हैं। तो हमने बात कर रहे थे कि यूरो बॉन्ड जो है वो कोई ऑर्डिनरी आम कंपनी इशू नहीं कर पाती, वो या गवर्नमेंट इशू करेगी जिसकी इंटरनेशनल लेवल पे कोई रिकॉग्निशन है, जिस पे लोगों को पहचान है, और या फिर सिंडिकेट्स इशू करते हैं, बैंक्स के सिंडिकेट। जैसे एक कोई बड़ी कंपनी को काफ़ी बड़ी अमाउंट का लोन चाहिए, वो लोन उसको लगता है मुझे पाकिस्तान के लोगों से नहीं मिल पाएगा, मुझे इंटरनेशनल इन्वेस्टर ऑन बोर्ड करने पड़ेंगे, लेकिन इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तानी कंपनी थ्रू यूरो बॉन्ड मार्केट अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो शायद एक पाकिस्तानी कंपनी बैंक्स से रब्ता करेगी कि जो मुझे जो ये अमाउंट चाहिए एंड आई वॉन्ट यू टू इशू ऑन माई बिहाफ यूरो बॉन्ड्स। अब यूरो बॉन्ड से पैसा रेज करके मुझे दीजिए। तो यूरो बॉन्ड्स से पैसा रेज करने के फायदे, एक तो आप इंटरनेशनल मार्केट, आपकी पूल ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं। आप बैंक से लोन लेते हो, एक पार्टी से लोन ले रहे हो। पाकिस्तान में रुपी बॉन्ड इशू कर रहे हो तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आप यूरो बॉन्ड इशू करते हो तो पाकिस्तान प्लस फॉरेन पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए आप एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाते हैं। यू आर एबल टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। अच्छा जी, इसमें इशूज और जो एडवांटेज लिखा हुआ है कि दे हैव यूजुअली स्मॉल पार वैल्यूज एंड हाई लिक्विडिटी, और इसमें यूरो बॉन्ड गिव इशूअर फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज द कंट्री इन विच टू ऑफर देयर बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स। कॉस्ट ऑफ फंड्स इज आल्सो लो इन दिस केस। आप जब किसी पाकिस्तान में जब बॉन्ड इशू कर रहे हो, पाकिस्तानी करेंसी में इशू कर रहे हो, तो आपकी रेगुलेशंस कुछ और हैं। जब आप फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू करते हो, यूरो बॉन्ड इशू करते हो, तो वहाँ पे रेगुलेशंस थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं। रेगुलेशंस जो हैं उनको कंप्लाई करने की एक कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, एक लेंडर, पाकिस्तान का एक बैंकर है, वो किसी कंपनी को लोन दे रहा है, तो उसकी कहानी जरा सुनो कि पाकिस्तानी लेंडर बैंकर है, बैंकर हम लेंडर, बैंक एक लेंडर है, हम उसकी बात लें तो मैंने शायद आपको लास्ट लेक्चर में एक बात की थी कि पाकिस्तानी बैंकर्स के ऊपर एक
होती है कि आप पब्लिक, हमने कहा नॉर्मली बैंकर पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और कंपनीज को दे रहा है, लेकिन बीच में एक रेगुलेशन मैंने आपसे जिक्र किया था कि स्टेट बैंक कहता है भाई जितना पब्लिक से पैसा ले रहे हो उसका X% हमारे पास रखवाओ, से 30%, और सिर्फ 70% लोन दे सकते हो। अच्छा, अब मजे की बात क्या होती है कि स्टेट बैंक कहता है पैसा भी मेरे पास रखवाओ, और स्टेट बैंक उस पैसे पे जो रिटर्न ऑफर करता है वो भी बड़ा लो होता है। मतलब पब्लिक से आपने पैसा उठाया है से 10% पे, और अब जारी बात है अगर हम एक टोटल अमाउंट की बात करें, आपने 100 रुपया पब्लिक से लिया, 10% उनको रिटर्न देना है, तो इसका मतलब आपको 10 रुपये कॉस्ट पब्लिक को पे करनी है। अब अगर गवर्नमेंट कहती है अभी 30 रुपये आप दे दो स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक कहता है अभी मेरी पॉलिसी है, मेरी बदमाशी है, मैं आपको 6% के हिसाब से रिटर्न इस पर दूंगा, इसका मतलब 30 रुपये पे 6% के हिसाब से आपको इनकम आनी है 1.8 की। अब बाकी बचे आपके पास कितने पैसे? 70। अब सिर्फ 70 रुपये आपने पब्लिक को लोन देना है, और 70 रुपये लोन दे के आप कम से कम 8.2 कमाओगे तो ब्रेक इवन होता है। हम सोचते हैं आप 8.2 नहीं, आप कहते हैं मैंने तो 12 रुपये से 10.2 कमाने हैं ताकि मेरी इनकम 12 हो जाए और नेट मुझे 2 रुपये का फायदा हो जाए। ये कहानी कुछ ऐसे बनती है कि भाई हमने 10 रुपये इन्वेस्टर को पे करना है 100 रुपये पे, 100 में से 30 रुपया मैंने स्टेट बैंक को दे दिया, 6 रुपये पे 1.8 मुझे वहां से आ गया इन्वेस्टर को देने के लिए, बाकी मैंने 2 रुपया नेट कमाना है, तो मुझे 70 रुपये पे 10 या 2 कमाना है, मुझे कितने % पे लोन देना है फिर? 14.57%। तो अगर आप डोमेस्टिक लेंडर से लोन लेना चाहते हो तो शायद 14.57% पे बैंक आपको लोन दे पाएगा। ठीक हो गया? तो कमाओ इस पूरी ट्रांजैक्शन में 2 रुपये सालाना आ रहा है। अच्छा, जब हम यूरो बॉन्ड्स में जाते हैं, यूरो बॉन्ड में, अब यूरो बॉन्ड में आप इंटरनेशनल मार्केट में चले गए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इंटरनेशनल ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे इस केस में अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती और आप 2 रुपये कमाना चाहते हैं तो आप 100 का 100 रुपया लोन दे पाते ना, तो 100 रुपये पे 12 कमाने के लिए आप 12% पे लोन दे पाते। चूंकि ये रिस्ट्रिक्शन है लोकल एनवायरनमेंट में, इसलिए कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाती है, कंपनी को महंगे दामों लोन मिलता है। जब आप यूरो बॉन्ड्स में जाते हो तो इस तरह की ये भी और इस तरह की कई रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं, और जब रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं तो कॉस्ट ऑफ फंड्स लो हो जाती है। ठीक है, अगेन ये मैंने थोड़ी सी आपको कहानी बताई ताकि आपकी ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट भी बेहतर होती है। हमें एग्जाम में इस तरह के नंबर्स आने नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बातें जहां लिखी होती हैं, मुझे लगता है अगर आपको लॉजिक क्लियर हो तो पॉइंट को याद रखना आपको थोड़ा सा आसान हो जाता है, बजाय इसके हम रटा मारेंगे जी फंड की कॉस्ट लो हो जाती है। मैंने थोड़ी सी आपको एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश की जिसकी वजह से आपको ये पॉइंट याद रखने में आसानी रहेगी कि भाई कॉस्ट लो कैसे होती है। रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स कम होने से क्या मुराद है, थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया। अब इस हिंट के साथ इन पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि हमें क्या एमसीक्यू आना है, 1 या 2-3 नंबर का नोट आना है, तो उसके लिए स्लाइड इज मोर देन इनफ। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यूरो बॉन्ड्स के ऊपर? सिंडिकेट का मतलब होता है ग्रुप, मतलब बैंक्स मिलके, 2-3 बैंक्स मिलके इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं। इवन मैंने शायद ये भी जुमला बोला था कि सिंडिकेटेड लोन लोकल मार्केट में भी एग्जिस्ट करते हैं। आपको किसी एक कंपनी को 1 अरब चाहिए तो एक शायद बैंक 1 अरब का लोन देना अफोर्ड करता हो किसी कंपनी को, लेकिन एक कंपनी को अगर 12 अरब का लोन चाहिए तो हो सकता है एक बैंक 12 अरब लोन ना दे पाए, तो उसके केस में फिर सिंडिकेटेड लोन बनते हैं कि एक बैंक 2 बैंकों को साथ मिलाता है और 3 या 4 बैंक मिलकर फिर वो कंपनी का टोटल लोन रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, उसको हम सिंडिकेटेड लोन कहते हैं। सिंडिकेट से मुराद ग्रुप ऑफ लेंडर्स। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, टाइप ऑफ डिबेंचर में नेक्स्ट डिबेंचर है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसे नाम से जाहिर है जो कि कन्वर्ट हो सकते हैं। कन्वर्ट हो सकते हैं कहां जनाब? कन्वर्टेबल डिबेंचर गिव द डिबेंचर होल्डर्स ऑप्शन, द वर्ड इज ऑप्शन, ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर इशू करेगी, लेकिन डिबेंचर्स के साथ डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दी जाती है कि अगर आप चाहें तो इन डिबेंचर्स के बदले फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं। ऑप्शन इज एक्सरसाइजेबल एट सम फ्यूचर डेट, प्री डिफाइंड डेट एग्रीड होती है, इनटू एग्रीड नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। ये डिसाइडेड होता है जी, आपको हमने 5000 का डिबेंचर इशू किया है, आज 2023 में डिबेंचर इशू किया, 2030 में जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के दरमियान अगर आप चाहें तो 5000 का टीएफसी वापस करके 50 शेयर्स हमारी कंपनी के ले लीजिएगा। डिसाइडेड डेट या पीरियड होता है, इसको फ्यूचर डेट कह लीजिए, फ्यूचर पीरियड कह लीजिए, दोनों चीजें चलती हैं। तो डिसाइडेड प्री डिफाइंड होता है, नंबर ऑफ शेयर्स एग्रीड होते हैं। कन्वर्जन ऑप्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन रेशियो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला जी 25 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी डिबेंचर, या दे आर एक्सप्रेस्ड एज कन्वर्जन प्राइस। जैसे कि ये अनाउंस किया जा सकता है जी हम आपको $4 पर शेयर के हिसाब से डिबेंचर कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्जन रेशियो दी जाए 25 शेयर पर डिबेंचर, या कन्वर्जन प्राइस दी जाए डिबेंचर का बदले $4 पर शेयर, एक ही बात है ना। $100 डिबेंचर को आपने शेयर्स में कन्वर्ट करना हो और $4 का एक शेयर हो तो 25 शेयर्स पर डिबेंचर ही बने ना।
तो लेकिन ये दोनों ऑप्शंस यूज की जाती हैं। आपको कन्वर्जन रेशियो में भी कन्वर्टेबल डिबेंचर नजर आ सकते हैं, आपको कन्वर्जन प्राइस के साथ भी कन्वर्टेबल डिबेंचर नजर आ सकते हैं, बट मतलब दोनों का एक ही है। अल्टीमेटली दोनों जो बातें, दोनों तरीकों से बात एक ही पता लग रही है कि भाई $100 डिबेंचर के बदले 25 शेयर्स, ठीक है, यही पता लग रहा है हमें। तो इसको हम कन्वर्जन रेशियो, कन्वर्जन प्राइस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑन कन्वर्जन डेट डिबेंचर होल्डर मे डिसाइड टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, एल्स दीज विल बी रिडीम्ड एट द रिडम्पशन डेट। जैसे मैंने कहा कि आपको कहा जाएगा जी 2030 में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कन्वर्जन करवानी हो तो करवा लेना, नहीं तो 31 दिसंबर 2031 में, एक साल बाद रिडीम हो जाएंगे। कन्वर्जन करवानी हो तो करवा लेना, नहीं करवाओगे तो कन्वर्टेबल डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन द रिडम्पशन डेट। रिडम्पशन डेट भी दी जाती है क्योंकि हमने पहले लिखा कन्वर्जन इज एन ऑप्शन, कंपल्सरी नहीं आप कन्वर्जन कराओ, ऑप्शन है। डिबेंचर ले लिए, ऑप्शन है कि चाहो तो उसके बदले शेयर ले लेना, चाहो तो रिडम्पशन का इंतजार कर लेना। और जब हम कह रहे हैं चाहो तो शेयर ले लेना, तो रूल इज वेरी क्लियर, आप शेयर्स में डिबेंचर को कन्वर्ट कराओगे तब जब मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज हायर देन कन्वर्जन प्राइस। आपको कंपनी $4 पर शेयर ऑफर कर रही है, अगर तो 1 जनवरी 2030 से लेकर 31 दिसंबर तक मार्केट में डिबेंचर शेयर कभी भी $4 से ऊपर नजर आया आपको, $4.5, $4.25, तो आप कन्वर्जन एक्सरसाइज करके शेयर खरीदोगे और शेयर महंगे दामों बेच के कैपिटल गेन कमा लोगे। आपको लेट्स अज्यूम प्राइस मार्केट में $4.5 चलेगी, तो आपको 25 शेयर मिले, वो 25 शेयर 4.5 के हिसाब से बेच के कितने पैसे दे देंगे आपको? 112.50। $100 का डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट होकर 112.50 देगा आपको। लेकिन वो आप तब करवाओगे जब आपको 100 से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं शायद। लेकिन अगर मार्केट में शेयर बिक रहा है 3.4 का, 3.5 का, 3.6 का, आप कहोगे जी मैं रिडम्पशन का इंतजार कर लेता हूँ, 100 ले लूंगा तब जाके, अभी मैं 100 से कम क्यों लूं? ठीक है, तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर की कहानी। जी, कन्वर्जन सिर्फ रिडीमेबल की होती है, यस, कन्वर्जन या रिडम्पशन बिल्कुल ऐसा ही है। रिडीमेबल शेयर के साथ नॉर्मली ऑप्शन ये दी जाती है। अच्छा जी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ मजीद टर्म्स या वैल्यूज जो कि हमें अगेन एमसीक्यूज में एक्सप्रेस मांगी जा सकती है हमसे। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक जो नॉर्मल डिबेंचर होता है ना, उसकी एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होती है, और अगर वो लिस्टेड है तो उसकी मार्केट वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है। कन्वर्टेबल डिबेंचर की 3 वैल्यूज होती हैं, एक नॉमिनल वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू और एक कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्टेबल डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है? कन्वर्जन वैल्यू ऑफ अ कन्वर्टेबल डिबेंचर, इट इज वेरी सिंपल, इट इज द करंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इनटू व्हिच अ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल। अच्छा, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया करंट वैल्यू। कन्वर्जन की डिबेंचर की फेस वैल्यू स्टैटिक है, इश्यू हो गया $100 लॉक, वो कभी नहीं बदलती। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू, इज इट स्टैटिक? इट इज फ्लूइड, ये बदलती रहती है। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू इज फ्लूइड, इट इज नॉट स्टैटिक। और डिबेंचर की मार्केट वैल्यू कब बदलती है? जब जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बदलते हैं, जब जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बदलते हैं डिबेंचर की मार्केट वैल्यू बदलती है। डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू भी फ्लूइड है, क्योंकि कन्वर्जन वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इनटू व्हिच अ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल। करंट वैल्यू, जब भी डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उस वक्त शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है? किन शेयर्स की मार्केट वैल्यू? जो शेयर्स डिबेंचर के बदले मिलने हैं आपको। तो जैसे अगर एक कंपनी $100 का डिबेंचर इशू करे जो कि कन्वर्टेबल है 20 ऑर्डिनरी शेयर में, इफ एट द टाइम ऑफ इशुएंस डिबेंचर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर शेयर प्राइस इज $4, तो इसका मतलब एट द टाइम ऑफ इशुएंस कन्वर्जन वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज 20 × 4 80। सो नॉमिनल वैल्यू एट द टाइम ऑफ इशू 100 है, नॉमिनल वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगी। कन्वर्जन वैल्यू एट द टाइम ऑफ इशू 20 शेयर में कन्वर्टेबल है और $4 चल रहा है शेयर का, तो 20 × 4 है। और एट द टाइम ऑफ इशू मार्केट वैल्यू क्या होती है? एट द टाइम ऑफ इशू मार्केट वैल्यू इशू वैल्यू के बराबर होती है। मैंने यहां पे वर्ड इशू वैल्यू यूज कर दिया, उसकी वजह यह है कि इशू कैन बी एट पार और इट कैन बी एट डिस्काउंट। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि जो डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू हुआ किया वो इशू होते ही उसकी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती। एट द टाइम ऑफ इशू, मैं वर्डिंग अपनी स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर रहा हूं, जो मैंने पहले मार्केट वैल्यू कॉन्सेप्ट समझाते हुए आपको कहा था, मैंने वहां पे कहा था कि एट द टाइम ऑफ इशू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू, लेकिन तब हमने इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट की टर्म डिस्कस नहीं की थी। अब हम चूंकि सुन चुके हैं कि डिबेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, तो इसलिए अब हम बात कर रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ इशू मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर इज इक्वल टू इशू वैल्यू। इशू वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर है तो ठीक है, इशू वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से डिफरेंट है तो इशू वैल्यू। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ इशू मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू इशू वैल्यू। और फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट बदलेगा तो मार्केट प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगी। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मार्केट वैल्यू का पता लग गया, और फ्यूचर में मार्केट वैल्यू बदलती है वो भी हमें पता है। अब ये तो जनाब आ गया एट द टाइम ऑफ इशू, लेकिन लेटर ऑन लेट्स अज्यूम आपने जब इशू कर दिया तो आफ्टर सम टाइम अगर शेयर प्राइस चली जाती है 4.2 पे तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू चली जाएगी
84 पे, क्योंकि जब आप कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो उस वक्त शेयर की प्राइस क्या है, उसको नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है जी कहानी कन्वर्जन वैल्यू की। कन्वर्जन वैल्यू हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे एक टर्म पे जाते हैं। एक और टर्म है कन्वर्जन प्रीमियम की। दिस अनदर कैलकुलेशन, अनदर वैल्यू व्हिच इज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्जन प्रीमियम क्या है? इट इज करंट मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर माइनस कन्वर्जन वैल्यू। डिबेंचर की मार्केट वैल्यू माइनस कन्वर्जन वैल्यू, ये है जनाब डिबेंचर की कन्वर्जन प्रीमियम की कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे पिछली एग्जांपल की बात करें, जब हमने इशू किया था उस वक्त कन्वर्जन प्रीमियम था $20, और जैसे हमने बात की थी आगे चलकर अगर शेयर प्राइस 4.2 पे जाती है और लेट्स अज्यूम उस वक्त बाय दैट टाइम मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर 108 पे चली जाती है, तो कन्वर्जन प्रीमियम विल बी कैलकुलेटेड एज $24 मार्केट वैल्यू माइनस कन्वर्जन वैल्यू। जब इशू किया था $100 का इशू किया, मार्केट वैल्यू भी 100 थी, कन्वर्जन वैल्यू उसका 80 थी, तो कन्वर्जन प्रीमियम 20 है। इशू करने के बाद इंटरेस्ट रेट बदलने से मार्केट वैल्यू भी बदल जाती है और कंपनी की परफॉर्मेंस, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बदलने से कंपनी की शेयर प्राइस भी बदल जाती है। तो शेयर प्राइस बदली, कन्वर्जन वैल्यू 84 पे चलेगी, और मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर बदलने की वजह से कन्वर्जन प्रीमियम 24 पे आ गया। कन्वर्जन प्रीमियम हम मेजर क्यों करते हैं? बेसिकली ये इन्वेस्टर जब कोई बॉन्ड खरीदने का फैसला कर रहा होता है तो उस वक्त इस इंफॉर्मेशन को कंसिडर किया जाता है कि हम ये बॉन्ड खरीदते हुए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कैसे है? हम एक बॉन्ड खरीद रहे हैं 100 रुपए का। जब इन्वेस्टर कन्वर्टेबल बॉन्ड ले रहा होता है तो कन्वर्टेबल बॉन्ड लेते हुए इन्वेस्टर सिर्फ इंटरेस्ट इनकम को नहीं देख रहा होता। कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करने का मकसद ही कंपनी का ये होता है कि एक मकसद जो बड़ा अहम कंपनी का मकसद होता है कि इन्वेस्टर को हम थ्रू कन्वर्जन कैपिटल गेन का लालच दें। हम इन्वेस्टर को थ्रू कन्वर्जन कैपिटल गेन का लालच दें ताकि इन्वेस्टर हमारी बॉन्ड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो और हमें पैसे ज्यादा लोग देने पे विलिंग हो। क्योंकि ये ध्यान में रखिए, आप जब पब्लिक को अपने रिक्वेस्ट भेजते हो जी हमें पैसे दो, तो जरूरी नहीं है कि पब्लिक आपकी रिक्वेस्ट को माने। पब्लिक में डिक्लाइन योर ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, आपने पब्लिक से कहा जी मुझे 4 अरब चाहिए फैक्ट्री के लिए, तो मैं 4 अरब के TFC इशू करना चाहता हूं। हो सकता है लोग आपको कंसेंट ही ना दें, ख्वाहिश का इजहार ही ना करें, विलिंग नहीं दें आपको 4 अरब देने की। हो सकता है 1-2 अरब के इन्वेस्टर आपसे साथ विलिंग को काम करने के लिए, लेकिन आपकी फैक्ट्री तो नहीं चल सकती जब तक 4 अरब ना हो। तो इसलिए इशू को अट्रैक्टिव बनाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुतवज्जे हों, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पैसे देने पर तैयार हों। अब उसमें यह भी ख्याल रखना है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम जरूरत से ज्यादा रिटर्न भी ऑफर ना कर सकते, इतनी रिटर्न देते हैं कि प्रोजेक्ट ही फिजिबल ना रहे। क्योंकि हमारी जो रिटर्न टू इन्वेस्टर जो हम देते हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कन्वर्ट होती है ना, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा फिजिबिलिटी में डिस्काउंट रेट है। तो अगर हमने इशू को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर दिया तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ी तो उधर एनपीवी हमारी नीचे गिर के नेगेटिव में ना चली जाए, फिजिबिलिटी ना खत्म हो जाए। तो हमें एक बैलेंस रखना होता है। तो हमने इशू को अट्रैक्ट करने का एक तरीका है कि आप इन्वेस्टर को कैपिटल गेन का ख्वाब दिखाओ। कैपिटल गेन का ख्वाब ही है ना, गारंटी कोई नहीं है। इसको यहां से इस अंदाज समझो, आप इन्वेस्टर को क्या कह रहे हो, भाई आप मुझसे $100 का शेयर ले लो और आज से 10 साल बाद इस $100 के बदले मुझसे 25 शेयर ले लेना, या 20 शेयर, हमारी इस एग्जांपल 20 शेयर की बात हो रही, 20 शेयर ले लेना। अब इन्वेस्टर कैसे इसको देखता है, यार मैं अभी $100 दे रहा हूं, तो ये जो मुझे 20 शेयर ऑफर कर रहे हैं आज से 10 साल बाद, वो आज कितने के हैं? $80 के। आज वो $80 के शेयर हैं और मैं इन $80 के शेयर को हासिल करने के लिए कितने पैसे आज दे रहा हूं? $100, $20 प्रीमियम। मैं $20 प्रीमियम दे रहा हूं कि मुझे 10 साल बाद 25 शेयर मिल जाएंगे। कौन से शेयर? जो आज 80 के हैं। अच्छा भाई, आज 80 के हैं, मैं आज 100 देने पे तैयार हूं, मैं आज $20 प्रीमियम देने पे क्यों तैयार हूं? क्योंकि मुझे शेयर मिलने हैं 10 साल बाद। मुझे क्या असेस करना है, क्या 10 साल में शेयर्स इस डिफरेंस को कवर कर पाएंगे? 80 से 100 और 100 से 110 या 20 कहां तक जाएंगे, मुझे ये अंदाजा लगाना है। और अगर मुझे नजर आएगा कि भाई 10 साल में ये शेयर्स 100 से ऊपर 105, 110, 120 तक जा सकते हैं, इसका मतलब मुझे फ्यूचर में कैपिटल गेन की उम्मीद नजर आ रही है। तो जब कैपिटल गेन की उम्मीद मुझे नजर आ रही है तो मेरी अट्रैक्शन इस बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ी है। इस इशू से कंपनी 2 फायदे उठा लेती है। एक तो फायदा हो गया, इन्वेस्टर को लालच आ गया, इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, इस कंपनी में मुझे फ्यूचर में कैपिटल गेन की उम्मीद है। दूसरा फायदा कंपनी क्या उठाती है कि जब इन्वेस्टर को कैपिटल गेन की उम्मीद दिखा दी, अच्छा डीप डिस्काउंट डिबेंचर में कैपिटल गेन की गारंटी दी जाती है, जीरो कूपन बॉन्ड में कैपिटल गेन की गारंटी दी जाती है। यहाँ पे कैपिटल गेन की गारंटी नहीं है, यहाँ पे कैपिटल गेन की उम्मीद है। कभी कल को जाके शेयर महंगा हो सकता है, शेयर महंगा हुआ तो कुछ पैसे वहां से भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन उस उम्मीद के नतीजे में कंपनी अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम कर सकती है। नॉर्मल डिबेंचर 10% पे जाने थे तो कन्वर्टेबल डिबेंचर शायद 9% पे चले जाएंगे, क्योंकि ये ध्यान में रखें ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है, जब तक कन्वर्ट नहीं हुए डेट है, इंटरेस्ट तो जाना है।
तो रेट इनका कंपनी इस कैपिटल गेन का लालच देके थोड़ा सा रेट थोड़ा कम कर लेती है, उससे कंपनी को फायदा हो गया कि डायरेक्शन तो बढ़ाई थोड़ा सा इंटरेस्ट कॉस्ट। जी बेटा क्या सवाल कर रहे थे आप? कुछ सवाल मुझे लगता है किसी बच्चे ने करना चाह रहे थे। जी बेटा बेटा अगर शेयर प्राइस आपका कहना है कि शेयर प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, जरूरी तो नहीं है, शेयर प्राइस गिर भी तो सकती है, तो भाई शेयर प्राइस अगर गिर सकती है तो आपका पैसा डूब तो नहीं रहा ना, रिडम्पशन की ऑप्शन तो अवेलेबल, आपका असल पैसा तो महफूज है। हमने यही बात की ना कि अगर आप कन्वर्जन नहीं कराओगे तो रिडम्पशन डेट तो आगे आनी है, और जब तक आपका डेट है तब तक आपको इंटरेस्ट भी आता रहेगा, ऐसा नहीं कि आपकी इनकम भी रुक जाएगी। तो आप कन्वर्ट जब तक नहीं करवा रहे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप कन्वर्जन की ऑफर ही डिक्लाइन कर देते, मैंने कन्वर्ट कराना ही नहीं है, तो इंटरेस्ट आता रहेगा, रिडम्पशन डेट आएगी तो प्रिंसिपल ले लेना भाई, पैसा आपका जा कहिएगा। ठीक है, आपको उम्मीद दिलाई गई है और एक तरह की सॉर्ट ऑफ वो उम्मीद आपकी किस्मत में होगी तो आपको मिल जाएगी एक्स्ट्रा इनकम, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आपने एक चांस लिया, आपने थोड़ी सी इंटरेस्ट इनकम फोरगो की है फॉर अ बिगर कैपिटल गेन ऑप्शन, तो अब वो कैपिटल गेन आपको मिल पाता है नहीं मिल पाता, टाइम विल टेल। जी बेटा अगर आपके साथी का सवाल है कि हमने पब्लिक को ऑफर किए 400 मिलियन का, भाई हमें चाहिए 400 मिलियन के डिबेंचर हमसे खरीदिए, हमें एक प्रोजेक्ट करना है, पब्लिक ने 400 मिलियन नहीं दिए तो सिर्फ 200 दिए। अब इसमें जैसे आपने इक्विटी में पढ़ा था, अंडर राइटिंग पढ़ा था कि पब्लिक से पैसे मांगे, पब्लिक ने पैसे नहीं दिए तो वो पैसे हम कहीं और से ले लेते हैं ताकि काम चले हमारा, वहाँ पे तो कंपलसरी था अंडर राइटिंग। लेकिन मुझे लगता है कि डेट में शायद अंडर राइटिंग पब्लिक इशू में आप जा रहे हो, अंडर राइटिंग कंपलसरी है या नहीं, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नॉलेज, लेकिन कम से कम आई कैन थिंक ऑफ के डेट ही है ना, अगर पैसा पब्लिक ने पूरा ना दिया तो बाकी पैसा हम किसी और सोर्स ऑफ डेट से बैंक से नेगोशिएट करके अरेंज कर सकते हैं, या जस्ट एक अंडर राइटिंग हम प्रायर अरेंजमेंट कर सकते हैं। जब पब्लिक के पास जा रहे हैं हमें 400 मिलियन का डेट चाहिए, पब्लिक जितना डेट दे देगी वो मिल जाएगा, अगर पूरा ना हुआ तो बाकी हम बैंक से ले लेंगे, हम पहले ही ये अपना प्लान बना के सेट करके चल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो पब्लिक से जो पैसा मिला ले लिया, बाकी पैसा हम बैंक से पूरा करके अपनी जरूरत पूरी करके आगे चल सकते हैं। जी, तो कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या है? कन्वर्जन ऑप्शन है, इफ नॉट कन्वर्टेड विल बी रिडीम्ड। कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड टर्म हमने पढ़ी थी कन्वर्जन रेशो की, कन्वर्जन प्राइस की, फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड टर्म पढ़ी हमने कन्वर्जन वैल्यू की, और देन कन्वर्टेबल डिबेंचर से रिलेटेड टर्म पढ़ी कन्वर्जन प्रीमियम की। और कन्वर्जन प्रीमियम इन्वेस्टर एट द टाइम ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन उसको कंसिडर करता है अपने डिस्कशन में, इसकी ज़्यादा मजीद इसके वेरिएबल्स हम डिस्कस नहीं करते, बट हमारे लिए जैसे इतना ही रेलेवेंट है, इनकी कैलकुलेशन अगर हमें आ जाती है तो 1 नंबर का MCQ शायद, तो हमें ये पता होना चाहिए। और ये इंटरेस्ट ऑन कन्वर्टेबल डिबेंचर की कहानी भी मैं आपको बता चुका हूं कि स्लाइटली लोअर होगा। ये मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर किस पे डिपेंडेंट है? नॉर्मली स्ट्रेट डिबेंचर की मार्केट वैल्यू हमने कहा था वो डिपेंडेंट होती है मार्केट में इंटरेस्ट रेट की, लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर के वेरिएबल काफी ज्यादा होते हैं। इसमें प्राइस ऑफ स्ट्रेट डिबेंचर कि भाई अगर ये डिबेंचर स्ट्रेट डिबेंचर जो डिबेंचर होता, नॉर्मल डिबेंचर होता तो इसकी वैल्यू कहाँ होती, उस पर डिपेंडेंट है कन्वर्टेबल डिबेंचर की वैल्यू। करंट कन्वर्जन वैल्यू चल क्या रही है, उस पर कन्वर्टेबल डिबेंचर की कन्वर्जन उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू डिपेंडेंट है। लेंथ ऑफ टाइम बिफोर द कन्वर्जन में टेक प्लेस, कन्वर्जन में टाइम कितना रह गया है, इस पे भी डिपेंडेंट है कन्वर्टेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू। एंड मार्केट एक्सपेक्टेशन एज टू फ्यूचर इक्विटी रिटर्न्स एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द रिटर्न, या इसको हम कह सकते हैं, इसको हम अगर आसान अल्फाज में कहें तो मार्केट एक्सपेक्टेशन एज टू फ्यूचर, सिंपल वर्ड में फ्यूचर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी से क्या रिटर्न्स आनी है वो असर डालता है शेयर प्राइस पे। तो हम बात करें तो डिफरेंट फैक्टर्स जिन पे डिबेंचर की मार्केट वैल्यू डिपेंड कर रही है वो क्या है। अगेन हमें इस पे MCQ आ सकता है, आपको पता है MCQ एग्जामिनर यही कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज की इन डिटर्मिनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर, नीचे 4 फैक्टर की लिस्ट दे देगा, उनमें से कोई एक इनमें से हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये पता होंगे, लॉजिक इनकी क्लियर होगी, तो ये आप सही अंदाज में जवाब दे पाओगे। एक मिनट, अच्छा ये आपके साथी का सवाल है कि भाई फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, तो लेंथ का ताल्लुक वैल्यू पे क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्या इंपैक्ट है इसका? आप आज एक डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट करते हो, वो आती है जी से 95, आज एक डिबेंचर की कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट की आपने 95, और टाइम बिफोर द कन्वर्जन टेक प्लेस, कन्वर्जन ऑप्शन में टाइम रह गया है 2 महीने, विल यू एक्सपेक्ट कि ये डिबेंचर कोई अट्रैक्टिव कन्वर्जन ऑप्शन है? आज 95 रुपये उसकी कन्वर्जन वैल्यू है और 2 महीने उसकी कन्वर्जन ऑप्शन में रह गए हैं, वर्सेस चलिए इसको मैं कंपैरिजन में ले आता हूं, एक और डिबेंचर ये डिबेंचर एक ही कहानी, डिबेंचर बी की कन्वर्जन वैल्यू भी 95 है, उसकी कन्वर्जन ऑप्शन में 5 साल रहते हैं। विच डिबेंचर डू यू थिंक विल हैव द पोटेंशियल टू ऑफर यू मोर कैपिटल गेन? बी, क्योंकि आपको कैपिटल गेन तब मिलेगा ना जितनी कन्वर्जन वैल्यू ऊपर जाएगी। तो भाई दोनों की कन्वर्जन वैल्यू आज 95 पे खड़ी है, एक के मरने में रह गया 2 महीने, 2 महीने में कितनी ऊपर चली जाएगी, और दूसरे के एक्सपायर होने में रहते हैं 5 साल,
तो दैट कैन गो मच हायर। तो जितना टाइम ज्यादा होगा उतनी फ्यूचर में कैपिटल गेन आने की उम्मीद ज्यादा है, और जितनी कैपिटल गेन या इनकम आने की उम्मीद ज्यादा होती है उतनी उस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू डिपेंडेंट होती है उस इंस्ट्रूमेंट से फ्यूचर अर्निंग पे। कि एक इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में कम अर्निंग देने की उम्मीद है, उसकी वैल्यू कम है, एक इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर में ज्यादा अर्निंग देने की उम्मीद है, उसकी वैल्यू ज्यादा है इन्वेस्टर की नजर में, क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न में इंटरेस्टेड है। जितनी रिटर्न आनी है उसके हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करने पर तैयार है। कम रिटर्न आनी है कम पैसा देगा, ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद है ज्यादा पैसा देने पर तैयार है। जी एनी क्वेश्चन? जी बेटा यार इतना काम ना करवाएगा ना बेटा। प्राइस ऑफ स्टेट वेंचर तो बेंचमार्क है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है कि वो कहां पे खड़ी है उसके हिसाब से फिर प्लस माइनस होना है। बेस लेवल बात में वो डिटरमिन कर रहा है। करंट कन्वर्जन वैल्यू ऑलरेडी मैंने आपको इसी डिस्कशन में कवर कर लिया। करंट कन्वर्जन वैल्यू क्या है और टाइम कितना रहता है, ठीक है। और देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी यहीं पे लिंक हो जाता है। फ्यूचर में प्राइस कितना बढ़ने की उम्मीद है, जितना प्राइस बढ़ने की उम्मीद है उस हिसाब से चीजें होती है। तो ये तो तीन चीजें आपकी 1 2 3 तो बिल्कुल लिंक हैं इसी एग्जांपल में। और प्राइस ऑफ द स्टेट डिबेंचर इज द बेस कि कम से कम ये चीज एक बात ध्यान में रखिए, कन्वर्टेबल डिबेंचर की वैल्यू कभी भी सिमिलर स्टेट डिबेंचर से कम नहीं हो सकती। ये आपके डिबेंचर की मिनिमम प्राइस होती है। कन्वर्टेबल डिबेंचर की प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगी। हाँ, अगर ये फैक्टर्स गेस करते हैं तो कन्वर्टेबल डिबेंचर की मार्केट वैल्यू स्टेट डिबेंचर की मार्केट वैल्यू से, सिमिलर स्टेट डिबेंचर की मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो सकती है। प्राइस ऑफ सिमिलर, इसको मैं सिमिलर का वर्ड ऐड कर देता हूं, सिमिलर स्टेट डिबेंचर जिसकी मैच्योरिटी सेम है, ठीक है जी। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे हमें 2 3 4 नंबर का नोट आ सकता है जिसमें हम डिफरेंट टर्म्स को कवर कर सकते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस पे बेस करके एमसीक्यूज आ सकते हैं, मार्केट वैल्यूज के फैक्टर्स को लेकर एमसीक्यू आ सकता है। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, टाइप्स ऑफ डिबेंचर में अनदर टाइप लोन स्टॉक या डिबेंचर विद वारंट्स। लोन स्टॉक या डिबेंचर विद वारंट्स। वारंट्स आपके जस्ट लाइक राइट लेटर, वारंट्स राइट लेटर होते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि राइट लेटर इक्विटी इन्वेस्टर को दिए जाते हैं जिसमें उनको प्रो रेटा बेसिस पे शेयर्स खरीदने की ऑप्शन दी जाती है एट अ प्राइस विच इज लेस देन मार्केट। यही थी ना राइट की डेफिनेशन। राइट शेयर्स ऑफर किए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, उसमें उनको ऑप्शन दी जाती है प्रो रेटा बेसिस पे इक्विटी शेयर खरीदने की, और एट अ प्राइस विच इज स्लाइटली लेस देन मार्केट। मार्केट प्राइस 20 रुपए है तो राइट शेयर 15 पे दे दे, 14 पे दे दे, 12 पे दे दे, कंपनी की मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वारंट लेटर भी राइट शेयर्स की तरह इक्विटी शेयर खरीदने की ऑप्शन है, लेकिन ये इशू किए जाते हैं किसको? डिबेंचर होल्डर को। इनका मकसद भी जस्ट लाइक कन्वर्टेबल डिबेंचर डेट इन्वेस्टर को एडिशनल अट्रैक्शन ऑफर करना है। लाइक लोन स्टॉक विद वारंट्स ऑफर वुड बी लाइक कि भाई आप हमसे $100 का अगर डिबेंचर खरीदोगे तो साथ ही एक वारंट लेटर भी मिल रहा है। वारंट लेटर क्या है? इस वारंट लेटर की मौजूदगी में आज से 5 साल बाद आप हमारे 50 शेयर $4 के हिसाब से खरीद सकते हैं। अगर आप हमसे डिबेंचर लेते हो $100 का तो ये लेटर आपको साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। इस लेटर के बेसिस पे आज से 5 साल बाद $4 के हिसाब से 4 शेयर बाय कर लेना हमसे। डिबेंचर विद वारंट लेटर एंड वारंट अगेन इट्स एन ऑप्शन। डिबेंचर एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसपे सालाना इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी टिल रिडम्पशन, और वारंट एक अलग इंस्ट्रूमेंट है। 5 साल बाद अगर मार्केट में शेयर $4 से ज्यादा होगा तो इन्वेस्टर पैसे देकर शेयर बाय कर लेगा कंपनी से और मार्केट में बेच के मना। लेकिन अगर मार्केट में शेयर $4 से कम है तो वो लेटर फाड़ के डस्टबिन में डाल देगा फाड़ के, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा नहीं देगा कंपनी को। लेकिन हुआ क्या कि जब वारंट डिबेंचर के साथ अटैच हो गया तो वारंट ने इन्वेस्टर को डेट पे इंटरेस्ट के अलावा फ्यूचर में कैपिटल गेन का एकदम फिर वही ख्वाब दिखा दिया कि भाई मैं अगर ये कंपनी के डिबेंचर ले लूं तो लोन पे इंटरेस्ट तो आना ही आना है, लेकिन फ्यूचर में शायद मैं कैपिटल गेन भी कमा पाऊंगा। ठीक है, तो वारंट भी अट्रैक्शन के तौर पे बॉन्ड के इशू को पब्लिक के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए बाय ऑफरिंग देम एडिशनल कैपिटल गेन। दोबारा बोलो, क्या सवाल है आपका? बेटा वारंट में मार्केट प्राइस से कम की बात नहीं की जा रही। वारंट में तो शायद आपको आज शेयर मार्केट में बिक रहा है $3 का, वारंट में आपको ऑप्शन दी जा रही है आज से 5 साल बाद आप हमसे $4 पे गारंटी ले लेना, और आप इस उम्मीद पे उस लेटर में अट्रैक्शन फील कर रहे हो कि आज से 5 साल बाद तो शेयर हो सकता है मार्केट में $5 पे जा चुका हो, आज $3 का ना। तो वारंट में मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे शेयर ऑफर नहीं कर रहे, मार्केट में गारंटीड प्राइस पे फ्यूचर में शेयर ऑफर कर रहे हो कि आज से 5 साल बाद $4 पे शेयर देंगे हम आपको। प्राइस आज लॉक होगी, डेट आज लॉक होगी, और इन्वेस्टर इस उम्मीद पे ले रहा है कि भाई जब टाइम आएगा तब हो सकता है मार्केट में शेयर हमें जो प्राइस ऑफर की जा रही है उससे महंगा हो और हमें फायदा हो जाएगा। इस उम्मीद पे इन्वेस्टर वारंट में इंटरेस्ट शो कर रहा है, डिबेंचर लेने पे विलिंग है। ये बेटा
ना बेटा, यहाँ ये चाहिए, बड़ा अच्छा सवाल कि अक्सर बच्चों के ज़हन में कंफ्यूजन रह जाती है, मैं ये जुमला बोलना भूल गया। डिबेंचर विद वारंट्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर की कहानी में फर्क समझ लो। कन्वर्टेबल डिबेंचर में आपके पास डिबेंचर है, जब कन्वर्जन का टाइम आएगा आप डिबेंचर वापस करेंगे, शेयर लेंगे। यहां पे आपके पास डिबेंचर भी है, वारंट लेटर भी है। डिबेंचर सेफ में पड़ा हुआ है, वो 10 साल बाद 15 साल बाद रिडीम होना है, डेट आएगी वारंट की। अब अगर आपको लगता है कि फायदा है वारंट के थ्रू शेयर लेने में, वो फायदा कब होगा? जब मार्केट में शेयर महंगा है, वारंट पे लिखी प्राइस कम है, तो भाई मजीद पैसे देना कंपनी को, वारंट लेटर के साथ कंपनी आपको शेयर इशू कर देगी। तो अब वारंट विद लोन स्टॉक विद वारंट के केस में आपके पास डिबेंचर भी है और आपके पास शेयर भी है। शेयर लेने के लिए आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, ठीक है। कन्वर्टेबल में ऐसा नहीं होता। अच्छा, फायदा भाई ये दोनों जो इंस्ट्रूमेंट है ना, कन्वर्टेबल डिबेंचर और डिबेंचर विद वारंट्स, इनको हम कलेक्टिवली हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। इनको हम कलेक्टिवली हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। हाइब्रिड किस लिए? कि इनमें इन्वेस्टर के पास डेट और इक्विटी दोनों का फ्लेवर आता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर में इन्वेस्टर कुछ अर्सा डेट इन्वेस्टर रहा, बाद में इक्विटी इन्वेस्टर बन गया। और लोन स्टॉक विद वारंट्स में ओरिजिनली इनिशियली आप डेट इन्वेस्टर हो, बाद में आप डेट इन्वेस्टर के साथ साथ इक्विटी इन्वेस्टर भी बन जाते हो। तो इसलिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अगर हमसे पूछे जी हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट एक कन्वर्टेबल डिबेंचर है, एक आपका लोन स्टॉक विद वारंट्स। अगेन एंड एमसीक्यू कुड बी सेट हियर कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट, ऐसे सवाल आ सकता है हमें। अच्छा, अब इसमें हम एडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या हैं और डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या हैं। Advantages of convertible debenture to the company. Why a company should be attracted towards issuing convertible debenture rather than straight your normal debenture. Convertible debenture में additional attraction क्या है? ये बात मैं सबसे एंड में करता हूँ, ऊपर लिखी गया सबसे एंड में बता दूंगा। पहला पॉइंट यहाँ से शुरू करता हूँ। इंटरेस्ट पेबल ऑन द बॉन्ड इज टैक्स डिडक्टेबल। आपने कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किए, इन पे इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है। ये तो स्टेट डिबेंचर में भी होता है, यहाँ पे पता नहीं क्यों आ गया। एनीवेज, इसको रिलेट करते हैं बाद में। इंटरेस्ट पेमेंट्स आर फिक्स्ड, फाइनेंशियल प्लानिंग इज बिकम ईजियर। ये क्या कहानी लिखी हुई है यहाँ पे? गलत बात लिखी हुई है यहाँ पे। ये तो बाकी डिबेंचर में भी होता है, यहाँ पे क्यों आ गई बात है? हम जब कन्वर्टेबल डिबेंचर के फायदे की बात कर रहे हैं तो फिर वो कन्वर्टेबल डिबेंचर का फायदा इन कंपैरिजन विद स्टेट डिबेंचर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों गलत लग रही है बातें। इसका मतलब हम इसमें अगर डिस्कस करना चाहें तो जो यूजफुल अगर, अच्छा यहाँ पे ना फायदे, एक फायदा जो मिसिंग है वो है जी, मैं कहूँ इंटरेस्ट रेट इज स्लाइटली लो। ठीक है, ये फायदा है, इंटरेस्ट रेट इज स्लाइटली लो एज कंपेयर टू स्टेट डिबेंचर। ये बात हमने डिस्कस की थी ना। अच्छा जी, हम इस बात को निकाल देते हैं यहाँ से, ये पॉइंट है नहीं। इसकी बात देखिए, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर सेल्फ लिक्विडेटिंग। सेल्फ लिक्विडेटिंग से मुराद हम इनको रीपेमेंट के लिए फंड्स अरेंज नहीं करने पड़ते। आम स्टेट डिबेंचर्स जो रिडीमेबल होंगे, कंपनी को जब हम फायदे नुकसान की बात कर रहे थे ना डेट वर्सेस इक्विटी पे, तो वहां पे हमने डेट का एक नुकसान पड़ा था कि डेट की रीपेमेंट के लिए फंड अरेंज करने पड़ते हैं। लोन लिया आज तो साथ ही आपको रीपेमेंट की टेंशन है जी, इतने साल बाद हमने इतने पैसे देने हैं। लेकिन कन्वर्टेबल डिबेंचर नॉर्मली सेल्फ लिक्विडेटिंग है, मतलब आपको सिर्फ एक चीज कंपनी में बैठ के इंश्योर करनी है कि यार कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाए। और कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज करवाने के लिए जरूरी है कि आप शेयर प्राइस पे तवज्जो दें, कि आपकी शेयर प्राइस आपकी कन्वर्जन प्राइस से ऊपर चली जाए कन्वर्जन डेट पे। ऐसे अगर कन्वर्जन डेट पे, अगर कन्वर्जन पीरियड के दौरान आपकी मार्केट प्राइस कन्वर्जन प्राइस से हायर है तो कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होगी। यही बात है ना। मार्केट में प्राइस चल रही है शेयर की $4 या $5, कन्वर्जन प्राइस है $4, तो इन्वेस्टर कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। $4 पे आपसे शेयर खरीदना चाहेगा और $4 पे मार्केट में बेचना चाहेगा। तो जब कन्वर्जन ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, डिबेंचर की रीपेमेंट के लिए पैसे नहीं चाहिए, आपने डिबेंचर वापस लेने हैं, अकाउंटिंग एंट्री डालनी है किताब में, डेबिट डिबेंचर क्रेडिट शेयर कैपिटल और शेयर इशू कर देने। डिबेंचर लेके शेयर इशू करने हैं और अकाउंटिंग एंट्री डलेगी डेबिट डिबेंचर क्रेडिट शेयर कैपिटल। नॉर्मली हमें करना था डेबिट डिबेंचर क्रेडिट बैंक, पैसे देने थे लोन रीपेमेंट के लिए, बट इस केस में सेल्फ लिक्विडेटिंग है, डिबेंचर खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। ये कन्वर्टेबल डिबेंचर का एक मेजर फायदा। तो एक हमने कहा इंटरेस्ट रेट कम होता है, दूसरा सेल्फ लिक्विडेटिंग है, तीसरा फायदा हम यहां पे पढ़ लेते हैं। अक्सर जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो इक्विटी शेयर इशू करने में जहां फायदे नुकसान की हम बात कर रहे होते हैं, वहां पे एक इंपैक्ट जो आता है कि आपकी ईपीएस नीचे आती है। अर्निंग पर शेयर क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड विद नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू। तो अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो आपकी अर्निंग पर शेयर पे डाइल्यूटिव इफेक्ट आता है, वो नीचे जाती है। तो कंपनी इशू तो शेयर्स करना चाहती है, इक्विटी इशू करना चाहती है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उसको लगता है कि भाई अगर मैंने आज शेयर्स इशू किए तो इस वक्त जो मेरा अर्निंग लेवल है, मेरी अर्निंग पे डाइल्यूटिव इफेक्ट आएगा, मेरी अर्निंग नीचे चले जाएगी, विच विल नॉट बी कंसीडर्ड गुड बाय द इन्वेस्टर राइट नाउ। तो आज मैं डिबेंचर इशू करता हूं,
ताकि मेरी अर्निंग पर शेयर पे डाइल्यूटिव इफेक्ट ना आए। और ये डिबेंचर आज से 10 साल बाद कन्वर्ट होंगे, तो बाय दैट टाइम आई विल बी एबल टू जनरेट सफिशिएंट प्रॉफिट्स टू इंक्रीज माय प्रॉफिट्स एट अ मच हायर लेवल। और उस वक्त अगर मेरी, अच्छा ये ध्यान रखें कि जब लेटर ऑन फ्यूचर में कन्वर्ट होंगे डिबेंचर, तब तो डाइल्यूटिव इफेक्ट आना ही आना है ना। जब डिबेंचर ने शेयर में कन्वर्ट होना है तब तो अर्निंग डाइल्यूट होगी, लेकिन बाय इशूइंग डिबेंचर नाउ कंपनी इज एबल टू डिले दिस डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस। आप ईपीएस की डाइल्यूशन को डिले कर पाते हैं, ये भी कंपनी की स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। कंपनी को अगर लगे कि भाई मेरे शेयर होल्डर ईपीएस में डाइल्यूशन पे नाराज हो जाएंगे, तो कंपनी इनिशियली इस प्लान के साथ चल सकती है। इन्वेस्टर को क्या फायदे हैं जी कन्वर्टेबल बॉन्ड के, कि भाई वो स्टेट बॉन्ड्स की बजाय कन्वर्टेबल बॉन्ड में पैसा क्यों लगाए। कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफर्स फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस लो रिस्क इन द बिगिनिंग एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हायर गेन इन द लॉन्ग रन, कैपिटल गेन के थ्रू। इनिशियली आप चूंकि डेट इन्वेस्टर हैं, फिक्स रिटर्न आ रही है, और डेट इन्वेस्टर हैं तो डेट इन्वेस्टमेंट पर रिस्क लो होता है ना। इनिशियली कंपनी के साथ अटैच हुए, आप फिक्स इनकम और लो रिस्क के साथ कंपनी के साथ जुड़ गए, और लेटर ऑन चलने के बाद आपको लगा कंपनी अच्छी है, मुझे इसके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखना चाहिए, तो आप इक्विटी इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाओ और कंपनी के साथ फ्यूचर में हायर गेन कमाओ। इन्वेस्टर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। हमें पता है डेट इन्वेस्टमेंट में ड्रॉबैक पड़ा था, फायदा कह लो कंपनी का या इन्वेस्टर का ड्रॉबैक था कि भाई आपने डेट दिया कंपनी को, तो कंपनी का प्रॉफिट जितना मर्जी ऊपर चला जाए, आपकी रिटर्न पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप कंपनी के इक्विटी इन्वेस्टर बन जाते हो, तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। कंपनी ग्रो करेगी और आप इक्विटी इन्वेस्टर बन चुके हो, आपको कंपनी के ग्रोथ के साथ ग्रोथ आपकी रिटर्न में आएगी। It is possible for the investor to evaluate the performance of the company and then decide whether to opt for the conversion or not। जो मैंने बात किया, यहाँ पे भी कर दी बात कि इनिशियली आप अटैच हो गए फिक्स रिटर्न लो रिस्क के साथ, और लॉन्ग टर्म में आप देख लो कि भाई मुझे कंपनी की रिटर्न अच्छी है, कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, तो मैं इक्विटी इन्वेस्टर मुझे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आपको लगे नहीं बनना चाहिए तो अपने शेयर रिडीम करवा, अपने डिबेंचर रिडीम करवा लो, अपने डिबेंचर मार्केट में बेच दो। लेकिन आपको लगे नहीं भी कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस बेहतर है, मुझे परफॉर्मेंस बेसिस पे मुझे इसका इक्विटी इन्वेस्टर बनना चाहिए, क्योंकि इक्विटी इन्वेस्टर इज अ परमानेंट रिलेशनशिप, डेट इन्वेस्टमेंट इज अ टेम्पररी रिलेशनशिप, मतलब वो मैच्योरिटी पे खत्म हो जाता है। तो परमानेंट रिलेशनशिप में जाने से पहले यू गेट अपॉर्चुनिटी का पहले मंगनी करा लो, 1-2 साल 4-5 साल गुजार लो, लगे ठीक है तो फिर ब्याह करा लेना, परमानेंट रिलेशनशिप में एंटर हो जाना। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स टू द कंपनी। कंपनी को क्या नुकसानात हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर के? जब भी कन्वर्जन होगी ईपीएस में रिडक्शन आएगी। ऑन कन्वर्जन देयर मे बी अ रिडक्शन इन कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, कंट्रोल डाइल्यूशन आएगी। डिबेंचर होल्डर जब शेयर होल्डर बनेंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग परसेंटेज कम हो जाएगी, नए शेयर होल्डर आ जाएंगे ना कंपनी में, तो कंपनी में नए शेयर होल्डर आने से बिफोर कन्वर्जन गियरिंग विल बी हायर। ये भी हमने कभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि कंपनी बाय इशूइंग कन्वर्टेबल डिबेंचर कंपनी इज एबल टू डिले लोअरिंग ऑफ ईपीएस, हमने ये बात की थी। तो ये फायदा जरूर है, लेकिन नुकसान भी है ना एक, कि भाई आज आपने इक्विटी की जगह डेट इशू करके लोअरिंग ऑफ ईपीएस तो डिले कर दिया है, लेकिन इक्विटी की जगह डेट इशू करके अपनी गियरिंग बढ़ा ली है। अगेन हमें पता है कि गियरिंग इज जनरली नॉट लाइक्ड बाय द इन्वेस्टर। जहां पे इन्वेस्टर को ईपीएस का गिरना पसंद नहीं है, वहां पे इन्वेस्टर को गियरिंग का बढ़ना भी पसंद नहीं है। हम सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये दिन में रखिए, एकेडमिक्स तो यकीन हमारे सामने है, लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू बिकम अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी टुमारो इंशाअल्लाह। कल को आपने इन फैसलों में इन्वॉल्व होना, इन मीटिंग में बैठना जहां पे ये बातें की जाएंगी कि भाई हमें पैसा चाहिए, कहां से लाएं, क्या फायदे, क्या नुकसान, व्हाट आर द ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन कैसे चूज करनी है। तो हर ऑप्शन के प्लस माइनस आपके जहन में होने चाहिए, क्योंकि टेबल पे चीजें आती हैं, डिस्कशन होती है, डेलिब्रेशन होती है, फिर फैसला किया जाता है। अगर आपको प्लस माइनस नहीं पता किसी भी टूल के, इंस्ट्रूमेंट के, तो यू मे नॉट बी इन अ गुड पोजिशन टू टेक बेटर डिसीजन। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड, बीइंग ट्रेन्ड फॉर बिकमिंग अ फाइनेंस पर्सन, फाइनेंस मैनेजर ऑफ अ कंपनी। और ये अगेन इंट्रोडक्टरी लेवल है, हम इसको ये कह सकते हैं कि इससे आपको एक एबीसी फाइनेंस की यहाँ सिखा रहे हैं। आप किसी एक छोटे साइज की कंपनी में फाइनेंस मैनेजर को क्या क्या आना चाहिए वो आपको कैफ 6 में सिखा दिया जाएगा। एक बड़ी कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, वहाँ पे एक फाइनेंस के हेड को, सीएफओ को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो आपको CFAP 4 में सिखाया जाता है। तो स्टेप वाइज लर्निंग है ये, फाइनेंस की एबीसी यहाँ पे सिखाई जाएगी, और फाइनेंस की जो कंप्लीट नॉलेज है वो आपको इंशाअल्लाह, कंप्लीट तो नहीं कहेंगे लेकिन सब्सटेंशियल नॉलेज आपको हम CFAP 4 में इंशाअल्लाह दिया जाएगा। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड टू इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को नुकसान क्या है? आफ्टर कन्वर्जन देयर में बी लेस प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लेसर प्रॉफिट मिलेंगे, प्रॉफिट्स क्योंकि नए शेयर होल्डर आ जाएंगे, तो नए शेयर होल्डर आने से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन पे प्रेशर आ जाएगा, उनकी अर्निंग रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा जी, हमने लॉन्ग टर्म लोन्स के हवाले से हमने एक बैंक लोन पढ़ा एज अ सोर्स, और एक हमने पब्लिक लोन या डिबेंचर्स की कहानी पढ़ी, जिसको पाकिस्तान में टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट या TFC कहा जाता है। हमने कहा जी लॉन्ग टर्म लोन लेना हो तो बैंक से भी लिया जा सकता है, TFC से भी लिया जा सकता है। TFC की टाइप्स भी हमने पढ़ ली।
अब ये कंपैरिजन है कि भाई कंपनी के पास लोन लेने की दोनों ऑप्शन है, बैंक से भी और टीएफसी से भी, या डिवेंचर से भी, या लोन स्टॉक, एक ही बात है। तो क्या कंपैरिजन है दोनों का? हमने इनका कंपैरिजन इन 6 हेडिंग्स में किया हुआ है। हेडिंग नंबर 1, फ्लेक्सिबिलिटी, कि लोन आप बैंक से लो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन क्या है, लोन आप लोन स्टॉक या डिवेंचर से लो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद यहां पे समझी जाती है टर्म्स में चेंज, मैच्योरिटी में ऊंच नीच, रीपेमेंट शेड्यूल में प्लस माइनस, इंटरेस्ट पेमेंट्स की पैटर्न मंथली से क्वार्टरली, क्वार्टरली से 6 मंथली, उसमें चेंज करना चाहो। सिक्योरिटी में एसेट ए दिया हुआ था, ए वापस लेके बी देना चाहो, मतलब आप एक दफा लोन लेने के बाद उसकी टर्म में बदलना चाहो। बैंक लोन में फ्लेक्सिबिलिटी है बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद वन बैंक ओनली। पब्लिक में दिस मे नॉट बी पॉसिबल क्योंकि आपने पैसा लाखों लोगों से लिया हुआ है, यू कैन नॉट रीनिगोशिएट विद लाखों लोग। बैंक से आपने टर्म्स निगोशिएट करके लोन ले लिया, कल को आप टर्म बदलना चाहते हो, दोबारा टेबल पे बैठ जाओ, दोबारा बात कर लो, बदल सकते हो। यहां पे ऐसा नहीं हो सकता। यहां से आपने पब्लिक से लोन लिया है, पब्लिक को आपने टर्म्स बताई थी कि भाई मैं इन टर्म्स पे आपसे लोन ले रहा हूं। अब आप कल को पब्लिक को ये नहीं कह सकते आई एम बैकिंग आउट ऑन दीस टर्म्स या आई वांट टू चेंज दीस टर्म्स। पब्लिक कैन नॉट कम टू यू अगेन, वो निगोशिएट नहीं कर सकती, उन्होंने ऑलरेडी एक टर्म्स के तहत आपको लोन दिया है। सो बैंक लोन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगेन हमारे पास दोनों ऑप्शन आएंगी, हमें किस ऑप्शन की तरफ जाना है वी शुड बी क्लियर कि भाई क्या प्लस क्या माइनस है ऑप्शंस के। कॉन्फिडेंशियलिटी, बैंक से लोन लेते हो, यू आर शेयरिंग योर कंपनीज इंफॉर्मेशन ओनली विद द बैंक। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो बैंक को? अपने पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हो बैंक को? हमें पैसा किस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए उसकी डिटेल, उसकी फिजिबिलिटी, क्योंकि बैंक को मैंने आपको पहले कहा ना, लेंडर ये देखना चाहता भी पैसा जो ले रहे हो किस मकसद के लिए ले रहे हो, कल को दे भी पाओगे, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हो उससे कमा के कल को वापस भी कर पाओगे, प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखेगा बैंक। तो इंफॉर्मेशन सिर्फ बैंक को देनी पड़ी है, लेकिन यहां पे इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी पड़ती है। बैंक को जो इंफॉर्मेशन दी वो कॉन्फिडेंशियल रहने की उम्मीद काफी ज्यादा है, जो पब्लिक को इंफॉर्मेशन दे दी वो तो पब्लिक होगी, वो तो कहीं पे भी जाएगी। स्पीड, बैंक से लोन लेना जनरली क्विक है क्योंकि आप एक बैंक से डील कर रहे हो, निगोशिएट करना और उससे डॉक्यूमेंट करके पैसे हासिल करना आसान है। पब्लिक से पैसे लेने का काम स्लो होता है, आपको पब्लिक से डीलिंग के लिए उसका प्रोस्पेक्टस बनाना है, ऑफर करनी है, बैंकों में पैसा कटा होना है, पैसे ज्यादा आ गए, सिलेक्शन होनी है, सो मच वर्क, तो काम ज्यादा, टाइम ज्यादा लग जाता है। इशू कॉस्ट से मुराद होती है कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस। इशू का एक है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, वो है लोन ले लिया, लोन पे सालाना क्या कॉस्ट पे करनी है, और एक है लोन लेने के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। आप बैंक से भी लोन लेते हो, बैंक दे वुड चार्ज जनरली लोन प्रोसेसिंग फी, और उसके बाद शुरू होगा लोन। अगर प्रोसेसिंग फी दे दी आपने, उस प्रोसेसिंग फी के बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, लोन अप्रूव हो गया, लोन मिल गया, फिर शुरू हो जाएगा सालाना इंटरेस्ट। तो फाइनेंस की दो कॉस्ट होती हैं, एक कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस और एक कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। तो इशू कॉस्ट से मुराद कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस है। बैंक में इट इज लो क्योंकि आपने बैंक से बात की, बैंक ने 1% से फीस रखी हुई है या 1 लाख फीस रखी हुई है, लमसम उसने लेनी है। पब्लिक से पैसा लेने हैं, प्रोस्पेक्टस बनाना खर्चा, प्रोस्पेक्टस छपवाना खर्चा, बैंकों में पैसे जाने हैं एप्लीकेशंस के अगेंस्ट, उनसे अरेंजमेंट, उनकी कमीशन खर्चा, किसी लिस्टेड डिबेंचर या स्टॉक एक्सचेंज की फीसें खर्चा। सो इशू कॉस्ट इज हायर। रिस्ट्रिक्शन सच एज कोलैटरल एंड पॉसिबल रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। रिस्ट्रिक्शंस बैंक लोन में आप पे ज्यादा आती हैं क्योंकि बैंक आपके सामने टेबल पे बैठा होता है, दे आर इन अ पोजीशन टू इंपोज कोवेनेंट्स, दे आर इन अ पोजीशन टू इंपोज रिस्ट्रिक्शंस जो कि ज्यादा हो सकती हैं। पब्लिक से लोन लेते हुए क्या पब्लिक आपसे टेबल पे बैठ के टर्म्स या लिमिटेशन या कोवेनेंट निगोशिएट करती है? आंसर इज नो। पब्लिक को आप अपने प्रोस्पेक्टस में खुद कोवेनेंट लिख के देते हो कि मैं इन चीजों का ख्याल रखूंगा आपके मफाद में। इधर बैंक बता रहा है आपको भाई आपने इन चीजों का ख्याल रखना है मेरे मफाद में, और यहां पे आप पब्लिक को बता रहे हो भाई मैं आपके मफाद में इन चीजों का ख्याल रखूंगा। तो आप जब खुद कोवेनेंट बना रहे हो तो आप कोवेनेंट लेस रिस्ट्रिक्टिव बना सकते हो, लेकिन जब बैंक कोवेनेंट बना रहा है तो बैंक पे ऐसी कोई बाइंडिंग मजबूरी नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स बना सकता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अगेन बैंक डिटेल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बजट, मैनेजमेंट अकाउंट्स may have to be submitted at the time of obtaining loan, और फ्यूचर में भी रेगुलरली आपको शेयर करने पड़ेंगे बैंक से। यहां पे जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, there is a यहां पे ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ना हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने की। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहां पे जी? अच्छा, लॉन्ग टर्म डेट पे हमारी बात खत्म है, कल हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे बात करेंगे और साथ ही शायद हम कल इस्लामिक फाइनेंस पे भी पहुंचे। इस्लामिक फाइनेंस भी हमारे सिलेबस का अहम हिस्सा है। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।